हाँ जी, चलिए अब आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। और लास्ट क्लास के अंदर हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन देखा था और सिलेबस के बारे में, एग्जाम के पेपर पैटर्न के बारे में मैंने आपको बताया था। अब आज की क्लास से मैं आपका जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहा हूँ पढ़ाना, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपका टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ इंश्योरेंस क्लेम का। तो आप लोग हेडिंग डाल लेंगे इंश्योरेंस क्लेम। चलिए सुनेंगे अब ध्यान से। देखिए, मैंने आपको जैसा कि बताया था कि जितनी भी बातें मैं आपको नोट कराऊंगा, सिस्टमेटिकली आपको सारी चीजें नोट करनी है। मॉड्यूल स्कैनर के जितने भी क्वेश्चन है सारे क्लासरूम के अंदर मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसके बारे में समझते हैं कि इस चैप्टर का मतलब क्या है, इसमें हमको क्या पढ़ना है, इन सारी बातों को। देखिए, इंश्योरेंस क्लेम नाम से आपको समझ में आता है कि कोई ना कोई इंश्योरेंस पॉलिसी होगी जिसको हमको इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्कस करना है, ठीक है? तो हम लोग अपनी लाइफ में बहुत टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसीज देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं आप, हेल्थ का इंश्योरेंस कराते हैं। अगर आप कोई गाड़ी ओन करते हैं तो उसका इंश्योरेंस आप कराते हैं, बाइक इंश्योरेंस हो गया, कार का इंश्योरेंस हो गया। ऐसे बहुत टाइप अलग अलग इंश्योरेंस पॉलिसीज आप अपनी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं लेते हैं या देखने को मिलती है। हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में कौन से टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसी को डिस्कस करने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये वो पॉलिसी है जो कि एक बिजनेस से रिलेट करती है। यानी कि एक बिजनेसमैन के द्वारा जो पॉलिसी ली जानी चाहिए, उस पॉलिसी को हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि बिजनेसमैन कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी को लेता है। तो यहाँ पर बेसिकली दो टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसी देखने को मिलती है। एक होती है स्टॉक पॉलिसी और एक होती है प्रॉफिट पॉलिसी। चलिए मेरे साथ अब आप लिखेंगे, अ बिजनेस एंटिटी may have two types of इंश्योरेंस पॉलिसी। कौन कौन सी? फर्स्ट, फॉर लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर, और दूसरी होती है फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू डिसलोकेशन ऑफ द बिजनेस। डिसलोकेशन ऑफ द बिजनेस। हाँ जी। गुड मॉर्निंग गर्विशा, गुड मॉर्निंग प्रियंका, गुड मॉर्निंग प्रणव, सिद्धार्थ। चलिए, अब देखिए, मैंने आपको बताया कि एक बिजनेसमैन दो टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है। एक का नाम मैंने बताया स्टॉक पॉलिसी और एक का नाम मैंने बताया प्रॉफिट पॉलिसी। इन दोनों ही पॉलिसीज को मैं इस चैप्टर में दो पार्ट में आपको पढ़ाऊंगा। इनके बारे में डिटेल डिस्कशन जो है वो तो करेंगे ही, लेकिन एक बार समझते हैं कि इन दोनों पॉलिसी का मतलब क्या है। सबसे पहले मैंने बात करी लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। नाम से ही आपको समझ में आता है कि अगर बिजनेस के अंदर अनफॉर्चुनेटली अगर आग लग जाए, तो आग लगने के कारण से आपका स्टॉक जल जाएगा और उसका नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे केस से बचने के लिए एक बिजनेसमैन के द्वारा इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई जाती है कि अगर कभी बिजनेस के अंदर आग लग जाए और स्टॉक का नुकसान हो जाए, तो उस नुकसान की भरपाई के लिए इंश्योरेंस कंपनी उसको क्लेम प्रोवाइड कर सके। क्या आपको मेरी बात क्लियर हो रही है? तो स्टॉक पॉलिसी के रिगार्डिंग जो इंश्योरेंस कंपनी से करवाई जाती है और क्लेम की कैलकुलेशन मांगी जाती है, उसका पूरा प्रोसेस आप इस स्टॉक पॉलिसी के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड। सेकंड है आपकी लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी ड्यू टू द डिसलोकेशन ऑफ बिजनेस। अब लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का मतलब क्या है? लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का मतलब है प्रॉफिट के नुकसान का क्लेम आप इंश्योरेंस कंपनी से मांगते हैं। जस्ट एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको यह बात बता रहा हूं।
बट डिटेल बात जब मैं प्रॉफिट पॉलिसी पढ़ाऊंगा तब करूंगा मैं, ठीक है ना। छोटे से एग्जांपल से समझना प्रॉफिट के नुकसान का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कोई भी फाइनेंशियल ईयर आपका 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हुआ, साल के बीच में 1 जुलाई 2020 को बिजनेस में आग लग गई। अब 1 जुलाई को अगर बिजनेस में आग लगी है तो क्या हम 2 जुलाई से उसी प्रॉपर प्लेस पर व्यापार चालू कर सकते हैं क्या? नहीं। हमको कुछ टाइम पीरियड लगेगा बिजनेस को रिवाइव करने में, दोबारा खड़ा करने में, क्योंकि आग लगी है, उसमें आप मरम्मत कराएंगे, उसको ठीक करेंगे, तब अपने व्यापार को दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैंने क्या बात बोली कि मान लीजिए बिजनेस के अंदर आग लगती है 1 जुलाई को, और बिजनेस का जो रिवाइवल पीरियड है या डिसलोकेशन पीरियड है, सपोज वो 3 महीने का है, ठीक है ना। यानी 1 जुलाई से लेकर के 30 सितंबर, जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने का बिजनेस का क्या है, डिसलोकेशन पीरियड है, या उसको आप रिवाइवल पीरियड भी बोल सकते हैं। यानी कि इस 3 महीने में उस प्रॉपर प्लेस पर आप व्यापार नहीं कर सकते। तो अब ऐसे केस में क्या होता है, बिजनेसमैन क्या बोलता है कि अगर आग नहीं लगती तो मैं इस 3 महीने कुछ ना कुछ व्यापार करता, और अगर मैं व्यापार करता तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी कमाता। क्योंकि अब आग लगने के कारण से वो 3 महीने के लिए बिजनेस डिसलोकेट हो गया, तो अब मैं व्यापार उस 3 महीने में नहीं कर पाऊंगा। उस वजह से जो मैं प्रॉफिट कमा सकता था वो भी नहीं कमा पाऊंगा। तो अब ऐसे प्रॉफिट के नुकसान का क्लेम मुझे इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करेगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर बिजनेस के अंदर कोई भी डिसलोकेशन हो जाती है और उस पे कोई भी होने वाला प्रॉफिट जो आप कमा सकते थे वो उस वजह से नहीं कमा पाएंगे, तो ऐसे प्रॉफिट के नुकसान का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी आपको देती है। और इसकी कैलकुलेशन कैसे बनाई जाएगी, उसका पूरा डिटेल मेथड मैं आपको जब प्रॉफिट पॉलिसी आएगा तब समझाऊंगा, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने यहां पर आपके सामने दो पॉलिसीज को डिस्कस किया, एक लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी और दूसरी थी लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। अब एक एक करके एक एक पॉलिसी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। चलिए, अब लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी के बारे में बातें समझते हैं, सारी बातों को लिखेंगे। पहले तो मैं स्टॉक पॉलिसी के अंदर सारी बातों को समझाता हूं, पहले ओरली बात को समझना है। देखिएगा, मान लेते हैं किसी भी बिजनेस के अंदर किसी पर्टिकुलर डे को आग लग गई। आग लगने के कारण से आपका जो सामान बिजनेस के अंदर होगा वो जल जाएगा। अब बिजनेसमैन कितना सामान जला इसका कैलकुलेशन बनाएगा। अब इसका कैलकुलेशन वो दो तरीके से बना सकता है। बिजनेस के अंदर जो स्टॉक है वो दो टाइप का बेसिकली होता है। एक तो काउंटेबल नेचर स्टॉक होता है, एक नॉन काउंटेबल नेचर स्टॉक होता है। जैसे सपोज मैंने बोला कि साहब एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या कार ट्रेडिंग कंपनी है, उसके स्टॉक में 50 कारें खड़ी हैं, उसमें आग लग गई। आग लगने के कारण से 30 कार जल गई। तो इजीली आइडेंटिफाइड है कि यहां पर 30 कार जल चुकी हैं, 30 कार जल करके नुकसान हो चुका है, और इसका हमको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगना है। तो इजीली आइडेंटिफाइबल है, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली आप 30 कार की वैल्यू देखेंगे, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांग लेंगे। तो काउंटेबल नेचर स्टॉक के केस में स्टॉक वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होता। समस्या कहां आती है, जब नॉन काउंटेबल नेचर का स्टॉक अगर आपके बिजनेस के अंदर है। अब कितना माल जल गया ये हमको नहीं पता, तो बिजनेसमैन क्या करता है, एक वैल्यूएशन नोट बनाता है। उस वैल्यूएशन नोट के थ्रू ये बताता है कि एट द टाइम ऑफ फायर, आग लगने के समय पर मेरे बिजनेस में इतना एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ स्टॉक अवेलेबल था, जिसमें से, जैसे सपोज मैंने बोला 1 लाख रुपए का स्टॉक मेरे प्रेमाइसिस में रखा था,
आग लगी तो मैंने क्या करा, आग बुझाई जाकर के और कुछ स्टॉक को जलने से बचाने का प्रयास किया। सपोज मैंने 30,000 रुपए का स्टॉक जलने से बचा लिया, तो मेरा नुकसान कितना हुआ? 70,000 के स्टॉक का नुकसान हुआ। तो कुल मिलाकर के नॉन काउंटेबल नेचर स्टॉक के केस में बिजनेसमैन के द्वारा एक वैल्यूएशन नोट बनाया जाता है, जिसमें यह बताया जाता है कि कितना स्टॉक आपके प्रीमाइसेस में था और कितना स्टॉक आपने जलने से बचा लिया। तो टोटल स्टॉक में से जो बचा लिया गया स्टॉक है वो माइनस कर दोगे, तो बाकी का आपका क्या आ जाएगा? लॉस ऑफ स्टॉक आ जाएगा, यानी कितना स्टॉक आपका जल गया। जितना स्टॉक आपका जल गया उसके लिए आप इंश्योरेंस कंपनी से क्या मांग लेंगे? क्लेम मांग लेंगे। सिंपल कहानी समझ में आ गई क्या आपको मेरी? चलिए अब इस बात को लिखना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, लिखेंगे इसमें आप, व्हेन स्टॉक इन अ बिजनेस is destroyed by fire, when stock in a business is destroyed by fire, then businessmen then businessman or a trader prepare a note for valuation of stock for valuation of stock on the date of on the date of fire, and amount of loss and amount of loss due to fire claim with the insurance company insurance company and amount of loss due to fire claim with the insurance company as per standard method as per the standard method given by insurance company। हाँ जी, क्या बात मैंने लिखवाई कि when stock in a business is destroyed by fire, then businessman or a trader prepare a note for valuation of stock on the date of fire। जब भी बिजनेस में आग लगती है तो बिजनेसमैन या ट्रेडर के द्वारा एक नोट बनाया जाता है, जिसके थ्रू कितना स्टॉक आपका ऑन द डेट ऑफ फायर था वो निकाला जाएगा, एंड अमाउंट ऑफ लॉस और कितना नुकसान हो गया उसका क्लेम आप इंश्योरेंस कंपनी से मांगते हैं। और जो भी स्टैंडर्ड मेथड इंश्योरेंस कंपनी का बताया गया है उसके हिसाब से आपको क्लेम अमाउंट दिया जाता है। अब आगे लिखेंगे, फॉर दिस पर्पस देयर आर two types of stock available with the available with the insurance company available with the insurance company for which for which
claim will be lodged. कौन कौन से स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं? सबसे पहला है काउंटेबल नेचर स्टॉक, काउंटेबल नेचर स्टॉक, और दूसरा है आपका नॉन काउंटेबल नेचर स्टॉक, नॉन काउंटेबल नेचर स्टॉक। चलिए इस बात को आप नोट करेंगे। काउंटेबल नेचर स्टॉक एंड नॉन काउंटेबल नेचर स्टॉक। चलिए यहां तक की बात नोट करी। हाँ जी, अब आगे बात करते हैं, इनके बारे में लिखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे पॉइंट नंबर ए, काउंटेबल नेचर स्टॉक। देखिए मैंने आपको बताया कि अगर काउंटेबल नेचर स्टॉक का नुकसान आग लगने के कारण से हुआ है तो ऐसे केस में एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस, उसकी वैल्यू आप अपने रिकॉर्ड्स में से चेक करेंगे और डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल स्टॉक के लिए इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांग लेंगे। तो इसके अंदर कोई भी प्रकार का वैल्यूएशन नोट बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है और इससे आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांग सकते हैं। तो काउंटेबल नेचर स्टॉक के रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं, कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है क्योंकि इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। यहां पर डायरेक्टली आइडेंटिफाइड है कि कौन सा स्टॉक आपका जल करके नुकसान हुआ है, ठीक है ना। चलिए लिखेंगे इसमें, व्हेन लॉस ऑफ स्टॉक इज काउंटेबल नेचर, देन the value of then the value of actual loss taking from the records, because there is because there is we can directly identified directly identified directly identified loss of stock, and we can easily calculate easily calculate the value of stock loss. After that, those amount can be claimed with the insurance company.
हाँ जी, यहाँ तक की बात आपने नोट कर ली? चलिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं नॉन काउंटेबल नेचर स्टॉक की। पॉइंट नंबर बी, नॉन काउंटेबल नेचर स्टॉक। इसमें लिखेंगे व्हेन स्टॉक इज नॉन काउंटेबल नेचर, नॉन काउंटेबल नेचर और कैन नॉट बी physically valued, cannot be physically valued, then हाँ, जो भी लॉस ऑफ स्टॉक है, कोई भी स्टॉक, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। व्हेन स्टॉक इज नॉन काउंटेबल नेचर और कैन नॉट बी, देखो लॉस ऑफ स्टॉक तो निकालेंगे, है ना, स्टॉक की बात कर रहा हूं मैं, जो भी स्टॉक नॉन काउंटेबल नेचर है। व्हेन स्टॉक इज नॉन काउंटेबल नेचर और कैन नॉट बी फिजिकली वैल्यूड, देन एक्चुअल वैल्यू, देन, एक मिनट, देन वैल्यूएशन नोट will be prepared, will be prepared for the calculation of estimated value of stock available in the premises at the time of, at the time of fire. This valuation note, this valuation note is known as memorandum trading account. इस वैल्यूएशन नोट को हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से जानते हैं। आगे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस अकाउंट we identified amount of stock, amount of stock available in the premises at the time of fire. Memorandum trading account can be prepared as follows. चलिए यहां तक की बात नोट कर ली आपने। अब देखो बड़े सिंपल शब्दों में बता देता हूं करना क्या है।
नॉन काउंटेबल नेचर के स्टॉक के केस में आपको आग लगने के समय पर एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, जिसकी मदद से आप ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि आग लगने के समय पर कितना एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ स्टॉक आपके प्रीमाइसेस में अवेलेबल था। अब इसको बनाना कैसे है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो अब आप लिखेंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए, एक वर्ड होता है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट और एक वर्ड होता है केवल ट्रेडिंग अकाउंट। दोनों में फर्क क्या है? पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। चलिए समझेंगे मेरी बात को ध्यान से। देखिए, एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाया जाता है वो कब बनाया जाता है? एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब है साल के बीच में बनाया जाने वाला अकाउंट, वो आपका मेमोरेंडम अकाउंट कहलाता है। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि बिजनेस के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर है अपना वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, और साल के बीच में 1 जुलाई को बिजनेस में आग लगती है। तो उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आग लगने तक कितने टाइम पीरियड तक वर्किंग हुई है? 3 महीना। अप्रैल, मई और जून, 3 महीना काम हुआ और 1 जुलाई को बिजनेस में आग लग गई। अब आप ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि 1 जुलाई को कितना एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आपके प्रीमाइसेस में अवेलेबल था। कब कैलकुलेट कर रहे हैं? 1 जुलाई को। तो ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट भी कब बन रहा होगा? 1 जुलाई को। बात समझ में आ रही है क्या आपको मेरी? व्यापार कितने महीने हुआ करंट फाइनेंशियल ईयर में? 3 महीना। चलिए, देखिए प्रीमाइसेस के अंदर आप ऐसे इमेजिन करो कि बिजनेस के अंदर आग लग चुकी है। अब आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगने जाना है, पर आपको ये कैलकुलेट करना है कि कितने स्टॉक का नुकसान हुआ है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि बिजनेस में स्टॉक था कितना। ठीक है ना? तो अब मैं देखो कैसे निकाल रहा हूं, समझना। मुझे ये नहीं पता कि कितना माल जल गया, कितना था, कितना बचा है, कुछ नहीं पता। सब मैं डेटा कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं? इस अकाउंट के थ्रू। समझना, देखो मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं। देखिए, जब साल शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल को, तो आपको ओपनिंग स्टॉक तो पता होगा। इसके अलावा उस 3 महीने के अंदर परचेस कितनी की गई है, इसकी इंफॉर्मेशन भी रिकॉर्ड से आपको मिल जाएगी। और ये परचेस आपको कब तक लेनी है? अप टू द डेट ऑफ फायर। आग लगने तक की डेट तक की आपको परचेस लेनी है। ये बात समझ में आ गई क्या आपको मेरी? अच्छा, इसके अलावा आपने मान लीजिए कोई भी प्रकार के डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे मान लीजिए मैंने बोला डायरेक्ट वेजेस इंकर्ड किए हैं, कोई भी प्रकार के डायरेक्ट एक्सपेंसेस किए हैं जो कि ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेट करते हैं, और ये खर्चे भी आपको कब तक के लेने हैं? ये सभी खर्चे आपको अप टू द डेट ऑफ फायर तक के लेने हैं। अप टू द डेट ऑफ फायर तक के आपको लेने हैं। इसके अलावा सेल की इंफॉर्मेशन भी आपको पता होगी। तो मैंने बोला बाय सेल्स। सेल्स आपको कब तक की लेनी है? अप टू द डेट ऑफ फायर। आग लगने तक की डेट की सेल आपको कंसिडर करनी है। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर जीपी रेट कैसे निकालेंगे? तो जीपी रेट को निकालने का मैं तरीका जस्ट इसके बाद आपको बताऊंगा। ठीक है ना? क्योंकि एक्चुअल जीपी रेट कब निकलती है? साल के एंड में। साल के बीच में जीपी रेट कैसे पता चलेगी, उसका तरीका है, वो मैं इसके जस्ट बाद आपको बताऊंगा। सपोज मैंने बोला आपको जीपी रेट क्वेश्चन में पता है, तो आप क्या करेंगे? सेल को उस जीपी रेट से मल्टीप्लाई करके आप क्या निकाल लेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? जो भी आपने अभी सेल लिखी है उसको आप उस पर्टिकुलर जीपी रेट से मल्टीप्लाई करेंगे और आपको क्या मिल जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अब आप बैलेंसिंग फिगर से क्या निकाल लेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। बैलेंसिंग फिगर से आप निकाल लेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका कैसे निकलेगा? बैलेंसिंग फिगर से निकलेगा। और ये आपके पास आ जाएगा।
चलिए, इस बात को आप नोट कर लेंगे। तो देखिए 1 जुलाई को प्रीमाइसेस में जब आग लगी, तो आपने क्या करा? ओपनिंग स्टॉक आपको पता होगा क्योंकि साल का शुरू हुआ है 1 अप्रैल को। अप टू द डेट ऑफ फायर 3 महीने के लिए परचेज़ कितनी है? 3 महीने के लिए खर्चे कितने किए? 3 महीने की सेल कितनी की? और जीपी रेट आपको पता है तो आपने ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल लिया। तो बैलेंसिंग फिगर से आप एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेंगे। इसका मतलब आग लगने के समय पर कितना स्टॉक आपके प्रीमाइसेस में अवेलेबल था वो आपने कैलकुलेट कर लिया। कोई दिक्कत थोड़ी ना हुई इसमें? चलिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये जो जीपी रेट आप बोल रहे हैं, ये जीपी रेट कैसे पता चलेगी? तो अब इस जीपी रेट के डिटरमिनेशन के लिए मैं आपको नोट लिखवाऊँगा। पहले आप यहाँ तक की बात नोट कर लो। यहाँ तक की बात नोट कर ली? चलिए अब आगे की बात करते हैं। एक नोट डाल कर के इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। हाउ टू डिटरमाइन ग्रॉस प्रॉफिट रेट। ग्रॉस प्रॉफिट रेट हमको कैसे निकालनी है? अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ। चलिए देखेंगे अब। हाउ टू डिटरमाइन ग्रॉस प्रॉफिट रेट कैसे निकालनी है इस बात को समझते हैं। लिखेंगे देयर आर 3 मेथड्स या 3 सिचुएशंस लिखेंगे। 3 देयर आर 3 सिचुएशंस अंडर विच वी कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेट। चलिए अब 3 सिचुएशंस की बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं सिचुएशन नंबर ए। सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए 3 सिचुएशन पहले ओरली मैं समझा देता हूं, फिर सारी बातें अपन लिख लेंगे। आपको 3 के अलावा चौथी सिचुएशन क्वेश्चन के अंदर नहीं मिलेगी। 3 सिचुएशन मिलेंगी जीपी रेट को निकालने को लेकर के। पहला तो कि स्पेसिफिक जीपी रेट आपको सवाल में गिवन है कि साहब ये जीपी रेट आप कंसीडर कर लें, तो आपको वो कंसीडर कर लेना है। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, दूसरा इंफॉर्मेशन सवाल में देगा कि साहब पिछले साल का जो जीपी रेट है ना, आप ये अज्यूम करेंगे इस साल भी आप उसी रेट से क्या कमा रहे होंगे? प्रॉफिट। तो इसका मतलब जो पिछले साल का जीपी रेट होगा वही इस साल का जीपी रेट मान लिया जाएगा। तो ऐसे केस में आपको पिछले साल का जीपी रेट निकालना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंगली, और आप वही जीपी रेट करंट ईयर के लिए कंसिडर करेंगे। तीसरा सिचुएशन, सवाल में कई बार ऐसा भी हो सकता है आपको 1 साल से ज्यादा जीपी रेट की इंफॉर्मेशन गिवन हो। मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल की जीपी रेट सपोज दे रखी है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? पांचों साल की जीपी रेट का एवरेज करेंगे और उस एवरेज जीपी रेट को आप कंसिडर करेंगे। देखिए मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, क्योंकि साल के बीच में आग लगी है, तो साल के बीच में आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। अब वहां पर एक्चुअल जीपी रेट कैसे पता चलेगी? तो वो पता नहीं लग सकती, इसीलिए हम ये काम कर रहे हैं। 3 अलग-अलग प्रकार से इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है ना? चलो, अब लिखें। सबसे पहले सिचुएशन नंबर ए। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन, जनरली जीपी रेट
is given in the question. Given in the question. So we will consider that GP rate, for calculation of gross profit. Calculation of gross profit. Situation number B. सिचुएशन नंबर बी लिखेंगे. If specific GP rate is not given in the question, then information about actual trading account of previous financial year is given in the question. So in that case, we prepare actual trading account of last financial year and calculate GP rate as follows. हाँ जी. अब सवाल ये है कि आप ग्रॉस प्रॉफिट रेट को निकालेंगे कैसे. तो ये बात आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर डिवाइडेड बाय सेल्स ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर मल्टीप्लाई 100. तो इससे आपकी जीपी रेट निकल करके आ जाएगी. तो अगर सवाल में स्पेसिफिक जीपी रेट नहीं दे रखी तो पिछले साल का एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रखी होगी. तो ऐसे केस में हमको पिछले साल का एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, वहां से एक्चुअल जीपी रेट निकालनी है और वही जीपी रेट करंट ईयर के लिए ही हमको कंसिडर कर रही है. नोट कर लेंगे इसको. चलिए, यहां तक की बात नोट हो गई. अब आगे बढ़ते हैं. सिचुएशन नंबर सी. लिखेंगे इसमें इफ मोर देन 1 GP rate
is given in the question, then we will consider average GP rate, average GP rate for current year, for current year। तो कुल मिलाकर के अगर एक से ज्यादा जीपी रेट आपको दे रखी है तो आपको एवरेज जीपी रेट निकालनी है और उस एवरेज जीपी रेट को करंट ईयर के लिए कैलकुलेट करना है, करंट ईयर के लिए काम में लेना है। ठीक है ना? चलिए इस बात को नोट कर लेंगे। चलो, दम नहीं लगा पा रहे थे वो, इशारे में समझा दिया कि दम लगाओ। चलिए यहां तक की बात समझ आ गई कि आपको मेरी? हाँ जी, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट एक बार रिप्लाई करके बताओ कि आपको यहाँ तक की बात जो मैंने बताई है वो बात क्लियर है क्या? तो मैंने आपको जीपी रेट को कैलकुलेट करने के 3 तरीके जो मैंने आपको बताए हैं, इन 3 तरीकों से आपको जीपी रेट निकालनी है और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट को बनाते वक्त जो यहाँ पर आप जीपी रेट कंसीडर करेंगे वो इन 3 मेथड के थ्रू या 3 सिचुएशन के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। तो तीनों बातें मैं दोबारा बोल देता हूं कि या तो कोई स्पेसिफिक जीपी रेट सवाल में गिवन है वो कंसीडर कर लो, या पिछले साल के एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सवाल में आपको दे रखी होगी। तो ऐसे केस में पिछले साल का एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, वहां से एक्चुअल जीपी रेट कैलकुलेट करनी है और उसी को करंट ईयर के अंदर काम में लेना है। तीसरी सिचुएशन में दो या दो से ज्यादा जीपी रेट अगर आपको दे रखी है तो ऐसे केस में एवरेज जीपी रेट को करंट ईयर की कैलकुलेशन में काम में लेंगे। क्या आपको मेरी बात क्लियर हो गई क्या? चलिए, हाँ जी, अब आगे की बात करते हैं। अब बात करते हैं लॉस ऑफ स्टॉक की कैलकुलेशन की। हाँ जी, तो नेक्स्ट आप बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। अब आप लॉस ऑफ स्टॉक की कैलकुलेशन बनाएंगे तो एक स्टेटमेंट बना लें, पर्टिकुलर्स अमाउंट। हाँ जी, अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। आपने मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना करके बैलेंसिंग फिगर से क्या निकाला कि आग लगने के समय पर कितना स्टॉक आपके प्रेमाइसिस में अवेलेबल था। तो इसको मैंने क्या लिखा, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल एट द टाइम ऑफ फायर। मींस आग लगने के समय पर कितना एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल था, उसमें से आप लेस कर देंगे स्टॉक साल्वेज, यानी कितना स्टॉक आपने जलने से बचा लिया। स्टॉक साल्वेज का मतलब क्या होता है? जो स्टॉक आपने जलने से बचा लिया। तो सपोज मैंने बोला 1 लाख का स्टॉक था आपके प्रेमाइसिस में आग लगने के समय पर, जिसमें से 30,000 का स्टॉक आपने जलने से बचा लिया, तो बाकी का नुकसान कितना हो गया? 70,000 का। तो ये जो आपने स्टॉक जलने से बचा लिया इसको माइनस कर देंगे तो आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल जाएगी? लॉस ऑफ स्टॉक की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो कितना स्टॉक का नुकसान हुआ ये कैलकुलेट हो गया। चलिए नोट कर लेंगे। हाँ जी, गर्वेशा क्लियर है, सिद्धार्थ, अंशिका, प्रणव, देवांशु, भूमि, स्वीटी। चलिए बहुत ही बढ़िया।
चलिए, अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है, वो है अमाउंट ऑफ क्लेम की कैलकुलेशन। उस अमाउंट ऑफ क्लेम की कैलकुलेशन मैं आपको कल की क्लास में समझाऊँगा। तो पहले आज की क्लास में हम बात कर लेते हैं कि क्या सारी चीज़ें हमने पढ़ी है, उसका फास्ट रिकैप कर लेते हैं। आप पहले पेज पे आ जाओ। क्या सारी बातें आज की क्लास में पढ़ी हैं, आप पहले पेज पे आ जाओ, सारा रिकैप कर लेते हैं। देखिएगा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है। तो देखिए, मैंने आज की क्लास में आपके सामने इंश्योरेंस क्लेम का चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको बताया साहब 2 टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसीज हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि बिज़नेस से रिलेटेड होगी। पहली होगी लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, दूसरी होगी लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी के केस में अगर किसी भी कारणवश बिजनेस में आग लग जाती है, तो होने वाले नुकसान का क्लेम आप इंश्योरेंस कंपनी से कैसे मांगेंगे। तो ऐसे केसेस में 2 प्रकार का स्टॉक आपके प्रीमाइसेस में हो सकता है, या तो काउंटेबल नेचर या नॉन काउंटेबल नेचर। काउंटेबल नेचर के केस में आप फिजिकल वैल्यूएशन जाकर के कर सकते हैं कि कितने स्टॉक का नुकसान हुआ है, और उस नुकसान की वैल्यू आप रिकॉर्ड में से चेक करके उस नुकसान को इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम के रूप में मांग सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मैंने बोला कि किसी भी कंपनी में मान लीजिए 50 कारें खड़ी हैं, 30 कार जल गई, तो आपको कोई नोट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है साहब, एक कार की कीमत सपोज 10 लाख है, तो 30 कार की कीमत कितनी हो गई? 3 करोड़ रुपए। 3 करोड़ का नुकसान है, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम आप मांग लेंगे अकॉर्डिंगली। बात समझ में आ गई? समस्या कहां आती है? जब नॉन काउंटेबल नेचर का स्टॉक होता है। तो नॉन काउंटेबल नेचर का स्टॉक, जैसे परचूनी की दुकान, साड़ी कपड़ों की दुकान हो गई, तो आपको कैसे पता चलेगा कितने स्टॉक का नुकसान हुआ है? तो ऐसे केस में आप एक वैल्यूएशन नोट बनाते हैं, जिसका नाम क्या है? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना करके आप ये चेक करते हैं कि कितना एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ स्टॉक एट द टाइम ऑफ फायर आपके प्रेमाइसेस में अवेलेबल था। तो इसके लिए मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट मैंने कैसे बनाया कि साल की शुरुआत में ओपनिंग स्टॉक कितना था, अप टू द डेट ऑफ फायर तक की परचेस आपने कितनी करी है, अप टू द डेट ऑफ फायर तक के खर्चे, चाहे वो वेजेस हो या कोई भी प्रकार का डायरेक्ट एक्सपेंस हो, कितना किया गया है, अप टू द डेट ऑफ फायर तक की सेल कितनी की गई है, और उस पे एक सर्टेन जीपी रेट से मल्टीप्लाई करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। बैलेंसिंग फिगर से आप क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेंगे। ये इस बात को डिटरमाइन करेगा कि कितना एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट द टाइम ऑफ फायर आपके प्रीमाइसेस में अवेलेबल था। अब इसके बाद मैंने बात करी थी कि साहब जीपी रेट की कैलकुलेशन के 3 तरीके बताए गए हैं। 3 तरीके में क्या-क्या मैंने बोला था? पहला, अगर सवाल में स्पेसिफिक जीपी रेट दे रखी है, उसको कंसीडर करना है। अगर नहीं, तो पिछले साल का एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देगा, जहां से आपको पिछले साल का एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट बना के जीपी रेट निकालनी है, और उसी जीपी रेट को करंट ईयर के लिए कंसीडर करना है। तीसरा केस, अगर आपको 2 या 2 से ज्यादा जीपी रेट सवाल में दे रखी हैं, तो आप सबका एवरेज करके उस एवरेज जीपी रेट को करंट ईयर के लिए कंसीडर करेंगे। बात समझ में आ गई? तो आपने मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना करके एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकाल लिया। अब सवाल पैदा होता है कि नुकसान कितने का हुआ है। तो नुकसान के लिए जो भी एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आपने निकाला है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना करके, उसमें से कितना स्टॉक आपने जलने से बचा लिया वो माइनस कर दोगे, तो बाकी का नुकसान आ जाएगा, मतलब लॉस ऑफ स्टॉक आ जाएगा। तो मैंने आज की क्लास में लॉस ऑफ स्टॉक की कैलकुलेशन बनाई कैसे जाती है, इसके बारे में बातचीत की है। अब मैं अगली क्लास में बात करूंगा कि इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कितना मांगा जाएगा। ठीक है ना? वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने पॉलिसी कितने की करवा रखी है। तो जरूरी नहीं है कि जितना नुकसान है उस पूरे अमाउंट का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी आपको दे। पूरे अमाउंट का क्लेम कब देगी, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने पॉलिसी कितने की ले रखी है। ठीक है क्या? तो होप सो आपको मेरी यहां तक की सारी बातें क्लियर होंगी। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। मोस्ट वेलकम।